हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो एमबीए पाठशाला ने आप लोगों की स्पीड बूस्ट करने के लिए, आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक फ्री डेली क्विज का इनिशिएटिव लिया है, जिसको आप लोग हमारे पोर्टल पर www.mbapathshala.com पर जाकर हमारा जो फ्री कोर्सेज का सेक्शन है, कैट 2026 फ्री प्रिपरेशन एक कोर्स है, उसमें एनरोल करके आप डेली बेसिस पर एक फ्री क्विज लगा सकते हो। ये क्विजेज आप लोगों के एग्जाम यानी कि कैट 2026 तक हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका एनालिसिस मिलेगा, क्विज रहेगी हमारे पोर्टल पर। Hello students, welcome to Daily Dose. Today we are solving quant. So we have three distinct positive integers x, y and z. Equations are given. Find maximum possible value of x into y into z. Because we are looking for maximum, we are assuming there might be multiple possible values and we must find the highest possible. These are distinct integers. There are three variables. I should have three equations to be able to find them uniquely. So I'm creating my third equation. Look at this, yz is common in both. This is larger number. So I'm writing this first. Xz plus yz is equal to 24. Xy plus yz is equal to 18. I'm subtracting them. Once I subtract them, I will have xz minus xy is equal to 6. X is common. Z minus y is equal to 6. So what I could do here is, because 6 is divisible by 1, 2, 3 and itself, there are four possible outcomes. If I assume x is equal to 1, this should be 6. If this should be 6, z should be y plus 6. If x is equal to 2, then this must be 3. If this is 3, z should be y plus 3. तो मैं केसेस बना देता हूँ आपके लिए, फिर एक करके चेक करेंगे. If x is equal to 3, that means z minus y is equal to 2, z is equal to y plus 2, and the last, x is equal to 6, z is equal to y plus 1. Four cases are there. Let us start with these. I can replace x is equal to 1, y plus 6 is equal to z in any one of these. Any one is fine. I am replacing it here. Look at this. If I take x is equal to 1, I am taking case 1. X is equal to 1, so y. If I put z is equal to y plus 6, so I will have y into y plus 6 is equal to 18. If I rearrange, this is y square. This is 6y plus y. 6y plus y, 7y minus 18 is equal to 0. So what do we have? Addition of roots. A plus b is minus 7. A into b is minus 18. Very clearly, you and I can see minus 9 plus 2. I'm using factorization method. तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता y मस्ट बी 2. तो आई हैव x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, सो z इज इक्वल टू 8. व्हाट इज x y z? 16. ये एक पॉसिबल वैल्यू आई. सेकंड ट्राई करते हैं. व्हाट डू वी हैव? x इज इक्वल टू, अगर 2 ले लेंगे, इफ आई टेक x इज इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा 2y प्लस z क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम y प्लस 3. y इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 18. ये अंदर जाके बन जाएगा वाई स्क्वायर. ये बन जाएगा 3y प्लस 2y, 5y माइनस 18. इज इट पॉसिबल दो नंबरों का एडिशन माइनस 5y और मल्टीप्लीकेशन माइनस 18? थोड़ा करो ट्रायल एरर. 6 इंटू 3 इज 18, 1 इंटू 18 इज 18, 2 इंटू 9 इज 18. नहीं, 5 तो नहीं बन पाएगा. आप चाहो तो डेल्टा चेक कर लो, इससे इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी. दिस विल नॉट गिव अस एनी इंटीजर वैल्यू. सेकेंड केस फेल हो गया हमारा. थर्ड, इफ आई टेक x इज इक्वल टू 3 एंड पुट इट हियर, दिस इज 3y, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y प्लस 2, y इंटू z कितना है हमारे पास? y प्लस 2 इज इक्वल टू 18. अब देखो, अनफॉर्चुनेटली we have the identical equation. सेकेंड और थर्ड केस की इक्वेशन आइडेंटिकल है, तो इंटीजर सॉल्यूशन इससे भी नहीं आएगा. y इज नॉट इंटीजर इन दिस केस. फोर्थ केस, व्हाट डू वी हैव? x को मैंने ले लिया 6, तो व्हाट विल दिस बिकम? 6y. व्हाट विल दिस बिकम? y प्लस 1, y इंटू वाई प्लस 1. तो इसको सॉल्व करेंगे. y प्लस 7y
-18 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आए थे हमारे पास, y के -9 और 2। -9 तो हो नहीं सकता, तो y हमारे पास 2 है, तो z विल बिकम 3, और x को हम पहले ही 6 ले चुके हैं। x को 6 लेके तो बनाया ना हमने ये केस, ये वाला। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? दैट मीन्स x इंटू वाई इंटू जेड के दो सॉल्यूशंस हैं, वन इज 16 एंड वन इज 36। तो हमारा काम क्या है? मैक्सिमा सबमिट कर देना। दिस इज आइडेंटिकल टू कैट क्वेश्चन। कैट में क्या थे? वैल्यूज प्राइम थे, बड़ा इजी था पकड़ना। यहाँ पर थोड़े वैल्यूज अलग हैं, थोड़ा एक लेवल वहां पे ऐड हो गया कि यहाँ क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी आपको टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाई। क्या थॉट प्रोसेस है? देयर आर थ्री वेरिएबल्स, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों को माइनस करके मैंने एक थर्ड इक्वेशन क्रिएट करी, और वहां से हमने एक्स वाई जेड को अजम्पशन लेके चेक किया। Two trains, Bullet and Express, leave station P and Q simultaneously, moving towards each other along parallel tracks at uniform speeds. They pass each other at a certain point. After crossing, Bullet train takes 4 hours to reach station Q, while the Express train takes X hours to reach station P. If Bullet train completes the entire journey from P to Q in 5 hours less than the time taken by express train from Q to P, find the value of x। अब ये सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? स्पीड ऑफ 1 अपॉन स्पीड ऑफ 2 इज इक्वल टू रूट ओवर टी बी बाई टी ए, याद है ये सब चीज़ें? दूसरा, टाइम टू मीट इज इक्वल टू रूट ओवर टी ए टी बी। ये बहुत अच्छे थ्योरम में हमें पता होने चाहिए, बट क्या ज़रूरत है इसकी? ध्यान से देखो, दिस इज स्टेशन पी एंड स्टेशन क्यू। ट्रेन के नाम है बुलेट और ट्रेन के नाम है एक्सप्रेस। दे मीट समवेयर, लेट अस कॉल दैट पोजीशन आर। बुलेट इधर जा रही है और एक्सप्रेस इधर जा रही है। अब सुनना अच्छे से कहानी। वंस दे क्रॉस ईच अदर, समवेयर दे क्रॉस ईच अदर, सर्टेन पॉइंट, मैंने नाम दे दिया, दैट्स ओके। आफ्टर क्रॉसिंग, बुलेट को इधर जाने में लगते हैं 4 घंटे और एक्सप्रेस को इधर जाने में लगते हैं एक्स नंबर ऑफ आवर्स। अब मेरी बात सुनो, बिकॉज बोथ ट्रेन्स लीव स्टेशन साइमल्टेनियसली, मतलब शुरू में साथ में चले। सोचो दो चीजें, व्हेन दे स्टार्ट टुगेदर एंड दे मीट समवेयर, कैन आई से इफ दे स्टार्ट टुगेदर एंड दे मीट, दोनों को बराबर टाइम मिला मिलने का। ऑब्जर्व करना, यहां से बुलेट को यहां आने में अगर टाइम स्मॉल टी लगा, तो यहां से एक्सप्रेस को आने में टाइम स्मॉल टी लगेगा। अब मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं? इन सिंपलेस्ट पॉसिबल वे, कैन आई से जो टोटल टाइम है बुलेट का, दैट इज टी प्लस 4, और जो टोटल टाइम है एक्सप्रेस का, वो क्या होगा? दैट इज टी प्लस एक्स। अब आपने कहा इफ द बुलेट ट्रेन कंप्लीट्स द इंटायर जर्नी पी क्यू 5 आवर्स लेस देन द टोटल टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, मतलब कि एक्सप्रेस ट्रेन में से 5 घंटे कम कर दोगे तो बुलेट ट्रेन के बराबर है। तो टी एंड टी कैंसल, हाउ मच इज एक्स? तो ना ये क्वेश्चन वर्बली बनेगा वंस यू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ दिस। ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें आपको आती हैं, हो सकता है क्वेश्चन इससे बन जाए, मैं इससे भी सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, बट जरूरत है क्या हमें? डू वी नीड टू डू दिस? नहीं। 5 घंटे का डिफरेंस है, इनका टी प्लस 4, इनका टी प्लस एक्स, ये टोटल टाइम है, 5 घंटे कम करके बराबर कर दो, एक्स इज इक्वल टू 9 आवर्स। The average of 5 distinct integers is -4. When two distinct natural numbers m and n, m less than n, are included in the set, the average of the 7 numbers becomes the negative prime. Negative of a prime, देखो negative prime होता नहीं, primes are 2, 3, 5, 7, 9. So negative of a prime could be -2, -3, -5, -7. फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट m इंटू एन। मुझे इनको कम से कम रखना है, मेरे मन में आ रहा है क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1, 2, 3 से होते हैं, m जो है वो n से छोटा है, ठीक है। अब क्या मुझे, डू आई नीड टू फाइंड दोज 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स? जरूरत नहीं है ना। सोचो 5 इंटीजर्स का एवरेज -4 है, कैन आई से उनका सम -20 होगा। इसमें आपने क्या किया,
इसमें आपने एक नंबर ऐड किया m और एक नंबर ऐड किया n, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं। कहना इसे बढ़ेगा एडिशन, पहले -20 था, आपने m और n को ऐड किया, एडिशन विल इंक्रीज। अब आपने कहा एक नेगेटिव प्राइम हमारा एवरेज है -p, लेकिन अब आपके पास नंबर कितने हैं 7, तो एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू सम, ये दोनों सम के बराबर हैं। ध्यान देना, नाउ वी आर स्टक, हम फंस गए हैं, क्योंकि थ्री वेरिएबल्स, हाउ कैन वी सॉल्व 3 वेरिएबल्स इन अ सिंगल इक्वेशन। अब क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूं मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इनकी क्या हो सकती है, क्योंकि मुझे इनको मिनिमम करना है और मुझे एवरेज भी नेगेटिव प्राइम चाहिए। देखो, मैं अगर इनको रखूं 1 एंड 2 तो हो जाएगा -17। देखो ये बराबर नहीं, मैं चेक कर रहा हूं वेयर कैन पी गो। जो p है, जो p की वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग, इसका 2.5 क्या होता है, 2 टाइम्स इज 14 हाफ, मतलब 2.5 के आसपास p जा सकता है। 2.5 के आसपास, 2.5 के आसपास कौन सा प्राइम है आपके पास, क्योंकि आपको m और n को कम करना है। मैं -2 लेके चल रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं अगर ये एवरेज -2 हुई तो क्या होगा। देखो अगर मैं इसको -3 लेता, -3, m और n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो, आई एम टेकिंग दिस एज -2, तो व्हाट हैपेंस इज -2 -20 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू -14, m plus n is equal to 6. I can have 1 plus 5, I can have 2 plus 3. तो मेरे पास m इंटू n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 इंटू 5 और 2 इंटू 3 विच इज 6। चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको 3 लेके भी चेक कर लेता हूं। इफ आई टेक दिस एज 3, ध्यान सुनना, इफ आई टेक दिस एज 3, -20 प्लस एम एन इज इक्वल टू -21, m प्लस n इज इक्वल टू, हो सकता है क्या, नहीं, दैट मीन्स ये अप टू 2 जाएगा, 2 से अगर ऊपर जाएगा 3 4 5 तो गलत हो जाएगा। 2 से नीचे जा सकता था, बट हमें फिर ये वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ m इंटू एन इज 5। आपको 5 रख के सबमिट कर देना है आंसर में। फिर से, वी रीच द स्टेज जब हमारे सामने 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक है। पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हमें m इंटू एन मिनिमम चाहिए, तो हमें m और n मिनिमम चाहिए। मैंने 1 एंड 2 रख के देखा, p की वैल्यू हम ले जा सकते हैं 2.5 के आसपास। मैंने वहां से चेक किया, क्योंकि प्राइम चाहिए, प्राइम के नॉट बी डेसिमल, आइदर 2 और 3। If in an office the ratio of managerial to non-managerial staff is 3/7, among the managers the ratio of postgraduates and graduates is 5/4, among the non-managers the ratio of postgraduates and graduates is 2/5, ठीक है। The total number of graduates in the entire office is 1100, more than total number of PGs. What is the strength of the office? ठीक है, ठीक है। अब मेरे मन में ना कई सारे अप्रोचेस आ रहे हैं। एक आ रहा है मैं x लेके इक्वेशन बना दूं, एक मेरे मन में आ रहा है कि मैं क्यों ना आ, इनको इक्वलाइज करके सॉल्व कर दूं। मैं इक्वलाइज वाला एक बार ट्राई करता हूं। मुझसे कहा गया मैनेजर और नॉन मैनेजर का जो रेशो है दैट इज 3/7। अब इनमें भी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट, इनमें भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके रेशो क्या है देखो। जो इस तरफ मैनेजर में है वो 5/4 है, 5/4 तो 9 बनता है, यहाँ तो 3 है। तो अगर दोनों को मैच करना है आपको, आप इसको ट्रिपल कर दो पहले तो अगर देखो मैनेजर्स 9 है, उस मैनेजर में 5 क्या होंगे, पीजी, उस मैनेजर में 4 क्या होंगे, ग्रेजुएट्स। अब नॉन मैनेजर मेरे पास कितने हो गए, 21। थोड़ा ध्यान से, इनका एडिशन कितना होता है, इनका एडिशन होता है 7, मेरे पास तो 21 है, तो मैं इसको 3 टाइम्स कर दूंगा। इसका 3 टाइम्स कितना होता है, 6, इसका 3 टाइम्स कितना होता है, 15। तो इसमें पीजी वाले 6 हैं और ग्रेजुएट वाले 15। अब क्योंकि ये सिंगल रेशो है, अब मैं प्लस माइनस कर सकता हूं। ये हो गया हमारे पास ग्रेजुएट्स, ये हो गया हमारे पास ग्रेजुएट्स, तो ग्रेजुएट्स हो गए 21। और हमारे पास पीजी कितने, हाउ मेनी पीजीज डू वी हैव, हमारे पास जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो 5 + 6 11।
हाउ मच इज द गैप? द गैप इज 10। तो रियलिटी में कितना गैप है? 1100 का। तो मैं 10 को कैसे कन्वर्ट करूं 1100 में? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110। तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 110। अब देखो आप यहां पे, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑफिस? या हमारे पास 9, या हमारे पास 21। प्लस माइनस चेक करना है एक बार, कहीं मिस्टेक करी क्या हमने? अरे बाबा ये क्या करा, ये 19 कहां से? ये 19 है ना, दिस इज 19। ये मैं इसको 6 लेके ऐड कर दिया। आप भी थोड़ा स्लो डाउन करो, गलतियां अवॉइड करो भाई। ये देखो ये कितना है हमारे पास, व्हाट इज दिस वैल्यू? ये 4 और 15, 19, 19। दिस इज ग्रेजुएट, दिस इज पीजी, डिफरेंस इज 8। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर डेसिमल कैसे आ रहा है? रुक जाओ, हमारे पास वैल्यू 8 है, रियल में 1100 है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं ना बेटा इसको। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर? मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज रियल वैल्यू डिवाइडेड बाय अजम्पशन। हमारे पास टोटल स्टाफ कितना होगा? टोटल स्टाफ विल बी, हमारा एडिशन कितना है? 30। 30 इंटू 1100 अपॉन 8। डेसिमल नहीं आएगा, ये कैंसिल होगा 4 से 25 बार, 25 इंटू 11, 4 से 2 बार, 2 से 15 बार। तो 15 इंटू 11 इंटू 25, आखिरी में 5 आएगा। एक ही ऑप्शन है आपके पास। आप चाहते तो आप x लेके सॉल्व कर लेते। टोटल पीपल आर x, तो मैनेजर कितने बन जाते? मैनेजर बन जाते 3x/10। नॉन मैनेजर कितने बन जाते? 7x/10, 7x/10। अब इनके अंदर में कितने पीजी और नॉन पीजी? 4/9। इसमें 4/9 लगेगा तो पीजी, 5/9 लगेगा तो नॉन पीजी। तो आप ऐसे सॉल्व कर लेते, x से बन जाता, सीधा आंसर आता। यहाँ मेरे पास आ गया 15, 11, 25। अब देखो एक चीज और, इसे देखते ही लोग क्या बोलेंगे? सर रेशो इज 3/7, टोटल वैल्यू इज 10, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 10 का मल्टीपल तो नहीं है। सोचो क्या इशू हुआ और कहाँ हमारा अप्रोच चेंज हुआ। An investor splits a certain sum of money in two schemes X and Y, where scheme X offers simple interest at 11% per annum for 4 years, and scheme Y offers compound interest compounded annually at 20% per annum for 2 years. If total interest earned for scheme X is exactly equal to total interest earned by scheme Y, what percentage of total initial sum was allocated to scheme Y? ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो। सिंपल इंटरेस्ट में 11% के हिसाब से 4 साल लगेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट तो बड़ा आसान होता है, मल्टीप्लाई कर दो, आपकी अर्निंग 44%। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ और चल रहा है, आपको 1 साल में 20% मिलता है, तो 2 साल में कितना कमाओगे? 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100। ये किया है ना आप लोगों ने। कंपाउंडिंग में व्हाट हैपेंस? सक्सेस लगता है, इंक्रीज के बाद इंक्रीज इज कॉल्ड सक्सेसिव। तो ये वाला फॉर्मूला बेसिकली ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 ये लगता है कंपाउंडिंग में। अब आपने क्या बोला सुनो, आपने कहा इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट बराबर है। समझो, अगर परसेंटेज बराबर है, इंटरेस्ट भी बराबर है, मतलब प्रिंसिपल बराबर है। जो एक्स का प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट और जो वाई का प्रिंसिपल है बराबर है। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एक्स रेशो प्रिंसिपल ऑफ वाई इज 1:1। क्वेश्चन ये था, आपने वाई में इन्वेस्टमेंट कितना किया? यू आर इन्वेस्टिंग हाफ ऑफ योर मनी इन वाई, which is basically what percentage? 50%. Answer option B. I hope you learned and enjoyed this session.